हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं। तो आज के वीडियो में भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठ जाएं, क्योंकि जो क्वेश्चंस आज हम पढ़ेंगे उन क्वेश्चंस के आंसर आप भी नोट डाउन करते जाएं। और वीडियो के लास्ट में ज़रूर देखें कि आपके द्वारा दिए गए कितने प्रश्नों के आंसर सही हैं। तो इससे आपको आपकी तैयारी का पता भी चलेगा स्टूडेंट्स। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना है स्टूडेंट्स। और वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो देखने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हमारे घर में विद्युत उपकरण जुड़े होते हैं। तो ए ऑप्शन है, यदि यह उच्च शक्ति वाला उपकरण है तो केवल स्रोत से समानांतर क्रम में, बी स्रोत से श्रेणी क्रम में, सी स्रोत से कुछ श्रेणी क्रम में तथा कुछ समानांतर क्रम में, और डी स्रोत से समांतर क्रम में। तो हमें सही ऑप्शन देखना है स्टूडेंट्स कि हमारे घर में जो भी विद्युत उपकरण होते हैं वो किस क्रम में जुड़े रहते हैं स्रोत से। तो इसका सही आंसर अब हम देखने वाले हैं और आप अपना आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लें। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स स्रोत से समांतर क्रम में, डी ऑप्शन हमारा सही है स्टूडेंट्स। तो याद रखें स्टूडेंट्स कि हमारे घर में जो भी विद्युत उपकरण होते हैं वो स्रोत से समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दहन जो उच्च गति पर होता है उसे कहा जाता है। स्टूडेंट्स, दहन के बारे में मैं पिछली वीडियो में इसको डिस्क्राइब कर चुका हूँ, इसको समझा चुका हूँ कि दहन क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, और उनकी परिभाषा भी मैं बता चुका हूँ आपको। तो पिछले वीडियो ज़रूर देखें स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दहन जो उच्च गति पर होता है उसे कहा जाता है। तो चार ऑप्शन है, हम चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे कि ए ऑप्शन स्वतः दहन कहा जाता है उसे, बी विस्फोट कहा जाता है उसे, सी अपूर्ण दहन कहा जाता है, और डी ध्रुत दहन कहा जाता है। तो इसमें से सही आंसर आप नोट डाउन कर लें कि इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट, और अपना आंसर ज़रूर मैच करें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी ध्रुत दहन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो दहन उच्च गति पर होता है उसे स्टूडेंट्स ध्रुत दहन कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम कि आकाश इसके कारण नीला दिखाई देता है। तो हमें कारण देखना है, किस घटना के कारण जो है वो आकाश हमें नीला दिखाई देता है। ए ऑप्शन है विकिरणन, बी ऑप्शन है प्रकीर्णन, सी ऑप्शन है अपवर्तन, और डी ऑप्शन है परावर्तन। तो इसका सही आंसर आप नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स कि इसका सही आंसर क्या है। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है बी प्रकीर्णन। तो स्टूडेंट्स, आकाश जो है वो प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स, प्रकीर्णन होता क्या है, प्रकीर्णन की परिभाषा समझ लेते हैं हम कि प्रकीर्णन होता क्या है। स्टूडेंट, जब प्रकाश की जो किरण होती है और ये वायुमंडल में जो उपस्थित धूल के कण होते हैं उनसे जब ये टकराती है तो प्रकाश की जो किरण होती है वो वायुमंडल में फैल जाती है। तो प्रकाश की किरण का वायुमंडल में फैलना ही स्टूडेंट्स क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है स्टूडेंट्स। इसी को ही क्या कहा जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। कि जो प्रकाश की किरण होती है और वायुमंडल में जो धूल के कण होते हैं तो उन धूल के कणों से जब ये टकराती प्रकाश की किरण, तो ये प्रकाश की किरण क्या होती है, वायुमंडल में फैल जाती है स्टूडेंट्स। और फैलने के कारण क्या होता है, चारों ओर जब ये प्रकाश किरणें फैल जाती हैं तो वायुमंडल में जब ये फैल जाती है तो इसी घटना को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। अब बात आती है कि जो आकाश का रंग है ये नीला ही क्यों दिखाई देता है। तो इसका भी एक कारण है स्टूडेंट्स, क्या है कि जब सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है स्टूडेंट्स, ये प्रकाश पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है। तो वातावरण में चूँकि वायुमंडल में क्या होते हैं, कण होते हैं, धूल के कण होते हैं। तो ये जो सूर्य का प्रकाश होता है, ये सूर्य का प्रकाश वातावरण में उपस्थित जो धूल के कण होते हैं उनसे टकराता है, और टकराने के बाद इधर उधर क्या हो जाता है, बिखर जाता है, स्कैटरिंग हो जाता है उसका।
ठीक है ना। लेकिन अब क्या होता है, वातावरण के जो कण होते हैं, वातावरण के जो कण होते हैं स्टूडेंट्स, वो श्वेत प्रकाश के जो नीले रंग होता है, नीला रंग होता है, चूँकि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो वातावरण के जो कण होते हैं वो स्टूडेंट्स, वो श्वेत प्रकाश के जो नीला रंग होता है उसको परावर्तित कर देते हैं। क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स? परावर्तित, उसको परावर्तित कर देते हैं। किसको स्टूडेंट्स? नीले रंग को, नीले रंग को परावर्तित कर देते हैं। तो प्रकाश के रंगों से क्या हो जाता है, प्रकाश के रंगों में देखा जाए तो जो नीला रंग होता है स्टूडेंट्स, ये इसमें फैलने की क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, जो नीला रंग का जो प्रकाश होता है इसमें फैलने की जो क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। और इसीलिए क्या होता है कि आकाश में आने वाले रंगों में देखा बात करें अगर, आकाश में आने वाले जो रंग होते हैं तो उन रंगों में नीले रंग की मात्रा अधिक होती है। और इसी कारण से जो आकाश है हमें वो नीला रंग का दिखाई देता है स्टूडेंट्स। तो याद रखेंगे जो आज मैंने आपको समझाया है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है स्टूडेंट्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब हम। कि अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों में फिनोप्थेलीन रंग क्रमशः होता है। कि अम्लीय विलयन में फिनोप्थेलीन का रंग कैसा होता है और क्षारीय विलयन में फिनोप्थेलीन का रंग कैसा होता है, तो हमें देखना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे ए ऑप्शन है लाल तथा नीला, और बी ऑप्शन है गुलाबी तथा रंगहीन, सी ऑप्शन है नीला तथा लाल, और डी ऑप्शन है रंगहीन तथा गुलाबी। तो हमें देखना है कि इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स। आप भी नोट डाउन कर लें इसका सही आंसर। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी ऑप्शन है रंगहीन तथा गुलाबी। यानी अम्लीय विलयनों में फिनोप्थेलीन का जो रंग होता है वो रंगहीन होता है, और क्षारीय विलयनों में जो फिनोप्थेलीन का जो रंग होता है वो स्टूडेंट्स गुलाबी होता है। तो याद रखें स्टूडेंट्स, रंगहीन तथा गुलाबी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब हम। कि शब्द काला सोना इसके लिए प्रयुक्त होता है स्टूडेंट्स। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन चारों ऑप्शन में से स्टूडेंट्स किसको काला सोना कहा जाता है या किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है ग्रेफाइट, सी ऑप्शन है पेट्रोलियम, और डी ऑप्शन है कार्बन। तो सही ऑप्शन आप नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सी ऑप्शन है पेट्रोलियम। स्टूडेंट्स याद रखें कि जो पेट्रोलियम होता है उसको काला सोना जो शब्द है इसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, या काला सोना शब्द की संज्ञा इसको दी जाती है। तो पेट्रोलियम का ध्यान रखें कि पेट्रोलियम इसका सही आंसर है, काला सोना। तो पेट्रोलियम क्या है इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं स्टूडेंट्स। कि जो पेट्रोलियम होता है ये क्या है, एक प्राकृतिक ईंधन है स्टूडेंट्स। क्या है स्टूडेंट्स? ये एक प्राकृतिक ईंधन है, प्रकृति द्वारा निर्मित ईंधन है ये। और ये स्टूडेंट्स ये भूपर्पटी के नीचे देखा जाए तो ये बहुत नीचे अवसादी जो परतें होती हैं, अवसादी जो परतें होती हैं उन परतों अवसादी जो परतें होती हैं उन परतों के बीच में पाया जाने वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जो काले भूरे रंग का गाढ़ा तेलीय द्रव होता है स्टूडेंट्स। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और काले भूरे रंग का गाढ़ा तेलीय द्रव होता है स्टूडेंट्स, याद रखें। ठीक है ना। इसे स्टूडेंट्स क्या है, इसे कच्चा तेल भी बोला जाता है स्टूडेंट्स। इसको क्या बोला जाता है? इसको कच्चा तेल भी बोला जाता है। या इसको स्टूडेंट्स याद रखें, जो शब्द मैं बता रहा हूँ धात्विक, इसको धात्विक तेल के नाम से भी जाना जाता है। कभी क्वेश्चन बन के आ जाए कि कच्चा तेल के नाम से किसे जाना जाता है या धात्विक तेल के नाम से किसे जाना जाता है, तो वहाँ आप ऑप्शन पेट्रोलियम टिक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम को रॉक ऑयल भी कहा जाता है। इसको स्टूडेंट्स याद रखें कि इसको क्या कहा जाता है? रॉक ऑयल। इसको रॉक ऑयल भी बोला जाता है। किसको स्टूडेंट्स? पेट्रोलियम को। ठीक है। साथ ही साथ इसे काला सोना, इसको काला सोना भी बोला जाता है। ठीक है, काला सोना, द्रव सोना, इसको द्रव सोना भी बोला जाता है। ठीक है, ये इसकी संज्ञाएं हैं। तो इन संज्ञाओं से भी इसको क्या किया जाता है, इसकी संज्ञा दी जाती है इस तरीके से
इसको प्रदर्शित किया जाता है इन संज्ञाओं के द्वारा कि काला सोना किसे कहते हैं, तो हम पेट्रोलियम को टिक कर सकते हैं। द्रव सोना किसे कहते हैं, तो हम पेट्रोलियम को टिक कर सकते हैं। रॉक ऑयल किसे कहते हैं, तो भी इसका आंसर पेट्रोलियम है। अब स्टूडेंट जो पेट्रोलियम होता है स्टूडेंट्स, ये जो पेट्रोलियम होता है इससे हम स्टूडेंट्स पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ठीक है ना, ईथर हुआ, और भी कुछ चीज़ें भी जैसे प्राकृतिक गैस है आदि भी हम प्राप्त किए जाते हैं इनसे। किससे स्टूडेंट्स? पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है इन्हें, ठीक है ना। पेट्रोलियम से इसके जो विभिन्न अवयव होते हैं, इसके अंदर जो विभिन्न अवयव पाए जाते हैं उन अवयवों को स्टूडेंट्स जो प्रभाजी आसवन मेथड होता है, प्रभाजी आसवन, याद रखें, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा स्टूडेंट्स, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा क्या किया जाता है? अलग अलग किया जाता है। जो भी इसके जो विभिन्न अवयव होते हैं उनको प्रभाजी आसवन विधि द्वारा क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? अलग किया जाता है। तो जो भी मैंने बताया स्टूडेंट्स उसको ध्यान में रखेंगे आप। तो जो भी इससे रिलेटेड जो भी मैंने मैटर बताया इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको मिलता है तो उसका आंसर जरूर टिक करें, पेट्रोलियम आंसर है उसका। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम, कि भुजाओं तथा पैरों में पाई जाने वाली मांसपेशियां निम्न होती हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि जो भुजाएं होती हैं, जो पैर होती हैं, उनमें कौन सी मांसपेशी पाई जाती है, पाई जाने वाली मांसपेशी का नाम पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है धारी रहित पेशी, बी ऑप्शन है चिकनी पेशी, सी ऑप्शन है ऐच्छिक पेशी, डी ऑप्शन है अनैच्छिक पेशी। तो स्टूडेंट्स आप अपना आंसर नोट डाउन कर लें, क्या सही आंसर है? इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स सी, ऐच्छिक पेशी। अब स्टूडेंट्स ऐच्छिक पेशी क्या होती है उसे भी पढ़ लेते हैं अब हम, कि जो ऐच्छिक पेशी होती है इसको स्टूडेंट्स पराधीन पेशी भी बोला जाता है। पराधीन पेशी, ऐच्छिक पेशी को स्टूडेंट्स पराधीन पेशी भी बोला जाता है, ठीक है, याद रखें, इसको पराधीन पेशी भी बोला जाता है। और ये मांसपेशियां जो हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ये जो मांसपेशियां हैं ये ऐच्छिक पेशियां, ये मांसपेशियां मनुष्य की इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, ठीक है। और ऐच्छिक पेशियों का प्रयोग करना या ना करना ये मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। क्योंकि ये जो पेशियां हैं ये अस्थियों से जुड़ी रहती हैं, हड्डियों से जुड़ी रहती हैं, इस कारण से इन्हें कंकाल पेशी भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। क्या कहा जाता है इनको? कंकाल। क्योंकि ये कंकाल से जुड़ी रहती हैं, हड्डियों से जुड़ी रहती हैं, इसलिए इनको कंकाल पेशी भी कहा जाता है स्टूडेंट्स, याद रखें जो मैं बता रहा हूँ। इसके साथ साथ और भी इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि क्या होता है जब हम अधिक व्यायाम करते हैं, तो जब हम अधिक व्यायाम करते हैं या कार्य करते हैं तो इससे क्या होता है, इनमें एक अम्ल का जमाव हो जाता है, वो अम्ल होता है स्टूडेंट्स लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है। जब हम अधिक व्यायाम करते हैं या कार्य करते हैं तो इन जो मांसपेशियां होती हैं इन मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, ठीक है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, जिससे क्या होता है स्टूडेंट्स हमें थकान महसूस होती है। क्या महसूस होती है? थकान महसूस होने लगती है, ठीक है ना। तो ये जो पेशियां स्टूडेंट्स, ये जो पेशियां हैं, ये पेशियां मुख्य रूप से देखा जाए तो हाथ में पाई जाती हैं, हाथ में, ठीक है, पैर में पाई जाती हैं, गर्दन में पाई जाती हैं, और आँख में भी ये पेशियां पाई जाती हैं। तो याद रखेंगे ये पेशियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? हाथ में, पैर में, गर्दन में और आँख में ये पेशियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो याद रखना स्टूडेंट्स के भुजाओं तथा पैरों में पाई जाने वाली मांसपेशियां कौन सी होती हैं? वो होती हैं स्टूडेंट्स ऐच्छिक पेशी। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, कि वलकुट एक प्रकार का, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या होता है वलकुट? तो ए ऑप्शन है विभाज्योतक ऊतक है, बी भरण ऊतक है, सी अधिचर्मी ऊतक है, डी वाहिका ऊतक है। तो सही ऑप्शन नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स कि इसका सही आंसर क्या है। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है सी, अधिचर्मी ऊतक। जो वलकुट है वो एक प्रकार का क्या है स्टूडेंट्स? अधिचर्मी ऊतक होता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, कि उच्च गलनांक और क्वथनांक के साथ एक अधातु है, मतलब एक ऐसी अधातु है जिसका उच्च गलनांक है और उच्च क्वथनांक है, तो वो धातु कौन सी स्टूडेंट्स? ए क्लोरीन, बी हाइड्रोजन, सी ब्रोमीन और डी ग्रेफाइट। तो आप अपना आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लें।
कि सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं और अपना आंसर ज़रूर मैच करते जाइए। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स डी, ग्रेफाइट। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि उच्च गलनांक और क्वथनांक के साथ जो एक अधातु है वो स्टूडेंट्स ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम स्टूडेंट्स कि जो ग्रेफाइट है ये कार्बन का क्या स्टूडेंट्स बहुरूप है। इसको बहुरूप कहा जाता है कार्बन का। किसको कहा जाता है स्टूडेंट्स, ग्रेफाइट को कहा जाता है, याद रखें, ठीक है ना। ये स्टूडेंट्स काले भूरे रंग का अधातु होता है। ये क्या स्टूडेंट्स, एक अधातु है। ये काले भूरे रंग का क्या है स्टूडेंट्स, एक अधातु है। और इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, ठीक है ना। और ये स्टूडेंट्स क्या होता है, ये विद्युत का और ताप का स्टूडेंट्स तथा ताप का कैसा होता है स्टूडेंट्स, ये सुचालक होता है, ठीक है। ये सुचालक होता है, विद्युत का तथा ताप का कैसा होता है, सुचालक होता है, ठीक है ना। इसका जो आपेक्षिक घनत्व होता है, स्टूडेंट्स ये होता है 2.25। इसका जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो 2.25 होता है। कभी पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि ग्रेफाइट का आपेक्षिक घनत्व क्या है, तो स्टूडेंट्स याद रखें 2.25 होता है इसका आपेक्षिक घनत्व। और स्टूडेंट्स 7000 डिग्री सेल्सियस पर ये जलकर स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस रिलीज करता है। ये CO2 गैस बनाता है, ठीक है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं। अब इसके उपयोग भी जान लेते हैं कि उपयोग क्या है ग्रेफाइट का उपयोग क्या है। देखिए ग्रेफाइट का जो उपयोग है स्टूडेंट्स, पहला तो ये कि इसका पेंसिल की लीड में उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो पेंसिल होता है, पेंसिल की जो लीड होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आपका देखा जाए तो जो घड़ियाँ होती हैं, घड़ियों की जो कमानी होती है, घड़ियों की जो कमानी होती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, बनाने में किया जाता है, घड़ियों की कमानी बनाने में। अब कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो उच्च ताप पर चलती हैं। उच्च ताप पर चलने वाली जो मशीनें होती हैं, तो जो ग्रेफाइट होता है इसको तेल या पानी के साथ मिलाकर स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, याद रखें, ठीक है। इसका जो पाउडर होता है स्टूडेंट्स, इसका जो पाउडर होता है वो पॉलिश के काम आता है, पॉलिश करने के काम आता है। इसका जो पाउडर होता है वो पॉलिश करने के काम आता है। और साथ ही साथ जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है स्टूडेंट्स, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है मॉडरेटर के रूप में। कहाँ पर, न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो ये याद रखें जो खास खास प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई हैं और यूजेस बताए हैं। तो इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन कोई आता है तो ज़रूर इसका आंसर आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब हम कि निम्न में से कौन सा एकल बीजपत्री पौधा है। स्टूडेंट्स एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों के बारे में मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ सिर्फ हम आंसर सर्च करेंगे, ठीक है। इसके बारे में जो भी जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है तो मेरे वीडियो जरूर देखें। उसमें एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री की डेफिनेशंस और उनकी पहचान मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से एक बीजपत्री पौधा कौन सा है। तो ए ऑप्शन है मूंगफली, बी ऑप्शन है मक्का, सी ऑप्शन है चना और डी ऑप्शन है सूरजमुखी। तो आप भी अपना आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लें कि इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी, मक्का। तो इनमें से एक कल बीज पत्री जो पौधा है वो है स्टूडेंट्स मक्का, याद रखें। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब हम कि अपघटकों के बारे में नीचे दी गई विशेषताओं में कौन सी अपघटक पर लागू नहीं है। अपघटक को स्टूडेंट्स डीकम्पोजर्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये डीकम्पोजर्स के बारे में यहाँ पर कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, ठीक है। तो कौन सी विशेषता जो है वो इन पर लागू नहीं होती है, तो उस विशेषता को हमें इसमें ढूंढना है स्टूडेंट्स। तो ये ऑप्शन है वे खाद्य श्रृंखला में अगले पौष्टिकता स्तर पर ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। बी अपघटक अपमार्जक भी होते हैं और वे पृथ्वी को साफ करते हैं। सी वे पोषक पुनर्चक्रण में मदद करते हैं। और डी उन्हें मृतजीवी भी कहा जाता है। तो इनमें से कौन सी जो विशेषता दी गई है वो
क्या है वो उन पर लागू नहीं होती। बाकी की जो विशेषताएं हैं 3 वो अपघटक डिकम्पोजर्स पर लागू होती हैं। तो इसका सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए, वे खाद्य श्रृंखला में अगले पौष्टिकता स्तर पर ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। ये जो विशेषता दी गई है ये इनसे रिलेटेड नहीं है स्टूडेंट्स। तो बाकी की जो विशेषताएं हैं वो स्टूडेंट्स वो अपघटक से रिलेटेड हैं, कि जो अपघटक है वो अपमार्जक भी होते हैं और वे पृथ्वी को साफ करते हैं। वे पोषक पुनर्चक्रण में मदद करते हैं, साथ ही साथ उन्हें मृतजीवी भी कहा जाता है। तो ये 3 पॉइंट जो हैं वो इनकी विशेषता बताते हैं। अब स्टूडेंट्स ये अपघटक होते क्या हैं स्टूडेंट्स, ये अपघटक की बात की जा रही है। ये अपघटक होते क्या हैं स्टूडेंट्स, ये अपघटक होते हैं सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव जो आँखों से नहीं दिखाई देते हैं हमें स्टूडेंट्स, और जो क्या करते हैं, जो मृत पौधों एवं जंतुओं के जो मृत शरीर होते हैं उन शरीर में जो उपस्थित कार्बनिक यौगिक होते हैं उन कार्बनिक यौगिकों का क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अपघटन करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अपघटन करते हैं और उन्हें वो क्या कर देते हैं, सरल यौगिकों में और तत्वों में बदल देते हैं। फिर ये जो सरल यौगिक होते हैं और ये जो तत्व होते हैं ये कहाँ चले जाते हैं स्टूडेंट्स, ये पृथ्वी के जो पोषण भंडार है, पोषण भंडार में वापस चले जाते हैं। तो अपघटक के तौर पर हम स्टूडेंट्स जैसे जीवाणु है, कवक है, ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये अपघटक का कार्य करते हैं। ठीक है, तो याद रखें आप कि अपघटक क्या होते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर अब हम आगे बढ़ते हैं कि कोशिका के भीतर की संरचनाएं इसके माध्यम से स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। कोशिका है उसकी जो अंदर की जो संरचनाएं हैं, जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिकांग है, उनको स्पष्ट रूप से अगर देखना हो तो हम किस उपकरण का उपयोग करेंगे। तो ए ऑप्शन है प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करेंगे हम कोशिका के भीतर की संरचना देखने के लिए। बी ऑप्शन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करेंगे। सी हैंड लेंस का उपयोग करेंगे। डी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करेंगे। तो सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स, आप भी नोट डाउन कर लें इसका सही आंसर, और इसका सही आंसर है डी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो कोशिका के भीतर की संरचनाएं इसके माध्यम से स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं, तो वो है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से कोशिका के भीतर की संरचनाएं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कि नीचे दिए गए पदार्थों के समूह से 2 पदार्थों की पहचान करना है हमें जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है स्टूडेंट्स। ध्यान से सुने कि हमें इनमें यहाँ पर 2 जोड़ी में पदार्थ दिए गए हैं, उन पदार्थों की पहचान करनी है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, जैसे सौर ऊर्जा, ऑक्सीजन, जल, रासायनिक ऊर्जा CO2, क्लोरोफिल। तो उनकी यहाँ पर जोड़ी दी गई है। अब ए ऑप्शन है कि ऑक्सीजन और रासायनिक ऊर्जा, बी ऑप्शन है CO2 रासायनिक ऊर्जा, सी CO2 जल, और डी O2 और जल। तो सही ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स, हम देखते हैं इसका सही आंसर, और आप भी नोट डाउन कर लें इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन और रासायनिक ऊर्जा जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, बाकी की जो चीज़ें होती हैं जैसे और भी जो चीज़ें हैं जैसे सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, ठीक है ना, ये क्या होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक चीज़ें होती हैं। तो अब हम थोड़ा प्रकाश संश्लेषण के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। स्टूडेंट देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, जो हरे पौधे होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, स्टूडेंट्स ध्यान रखें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, जल जल और प्लस क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से स्टूडेंट्स, इनके संयोग से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। और इस प्रक्रिया में जो उत्पाद के रूप में देखा जाए तो ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त होती है, ये ऑक्सीजन गैस जो है वो निर्मुक्त होती है। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहलाती है कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है स्टूडेंट्स। अब देखा जाए तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसमें जो पानी होता है, जो पानी यूज किया जा रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, उस पानी का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्टूडेंट्स विखंडन होता है और विखंडन के फलस्वरूप स्टूडेंट्स ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है।
ठीक है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि जो निकलने वाली जो ऑक्सीजन है, जो निकलने वाली जो ऑक्सीजन है वो स्टूडेंट्स पानी के अणु से हो रही है। उसका निर्माण किससे हो रहा है? पानी के अणु से हो रहा है, ठीक है, ना कि CO2 से हो रहा है। ठीक है, CO2 से किसी प्रकार का क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन है उसका निर्माण नहीं हो रहा है। ये जो निर्माण हो रहा है वो पानी का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो विखंडन हो रहा है उससे ये ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है, ना कि CO2 के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखें स्टूडेंट्स, ये परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो जो पॉइंट मैंने आपको बता दिया ये ध्यान रखें। साथ ही साथ क्या होता है, जो हरित लवक होते हैं स्टूडेंट्स, हरित लवक जो होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लेने वाले जो मुख्य संश्लेषी वर्णक होते हैं ये। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखें, ठीक है, कि जो हरित लवक होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाला मुख्य संश्लेषी वर्णक होता है। ठीक है, अब थोड़ी और एक दो पॉइंट मैं बता दूं कि जो लाल प्रकाश होता है स्टूडेंट्स, लाल रंग के प्रकाश में ये जो क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की, लाल रंग के प्रकाश में ये जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस होती है ये क्या होती है, सर्वाधिक होती है, मतलब सबसे अधिक होती है। इसके साथ साथ लाल रंग के बाद अगर हम बात करें, तो जो बैगनी रंग का जो प्रकाश होता है उसमें भी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो सर्वाधिक होती है, अधिक होती है। यानी ये दोनों जो रंग होते हैं, लाल और बैगनी, ये दोनों जो रंग होते हैं स्टूडेंट्स, ये क्लोरोफिल द्वारा सर्वाधिक अधिक मात्रा में क्या किए जाते हैं स्टूडेंट्स, अवशोषित किए जाते हैं। अब अगर हम बात करें हरे रंग के प्रकाश की, तो हरे रंग का जो प्रकाश होता है वो क्लोरोफिल क्या कर देता है, उसे पूरी तरह से परावर्तित कर देता है। पूरी तरह से क्या कर देता है स्टूडेंट, उसको परावर्तित कर देता है। तो देखा जाए तो हरे रंग के प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह पूरी तरह स्टूडेंट्स रुक जाती है। तो याद रखें, इनसे भी कोई ना कोई क्वेश्चन अगर बन करके आता है तो आपको उससे कर लेना है स्टूडेंट्स, क्योंकि आज जो मैंने बताया है तो आप याद रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा और आपकी तैयारी अच्छी रहेगी। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन अब है नहीं स्टूडेंट्स, तो यही लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा स्टूडेंट्स, आप अपने जो भी कमेंट्स हैं, जो भी रुझान हैं, ठीक है, वो कमेंट्स के माध्यम से मुझे भेज सकते हैं। और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।